हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक सर कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ वास्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विशेष चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है जो हमारा 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। यानी 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन यानी पहला अधिवेशन हुआ जिसमें उसका मुख्य में से यानी निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था। पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ावा देना। दूसरा है देशवासियों के बीच जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह की भावना को दूर करके राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना। तीसरा है शिक्षित वर्ग की सहमति से महत्वपूर्ण व आवश्यक सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करना। चौथा यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य कर रहे हैं। और पांचवा जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं सर्वप्रथम कि इस समय क्या हो रहा था। तो पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है एओ ह्यूम के जो है संस्थापक सदस्य थे, आपको पता ही होगा। और उनके संस्थापक सदस्य के तौर पर उन्होंने क्या किया था कि शुरुआत किया था 1885 में 28 दिसंबर 1885 को। इसमें सबसे पहला जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, वो पहले अध्यक्ष हैं। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसका पहला बैठक हुआ था। अब इसके प्रमुख जो उद्देश्य थे प्रारंभिक, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देश के हितों के रक्षकों के बीच संपर्क यानी देश हित वाले यानी भारतीयों के बीच में आपस में संपर्क करना, मैत्री को बढ़ावा देना यानी मित्रता, दोस्ती, भाईचारगी को बढ़ावा देना, साथ में जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह की भावना को दूर करना। यानी कहने का मतलब है कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य है भारत में राष्ट्रीयता की भावना को प्रमोट करना। साथ ही साथ शिक्षित वर्ग की सहमति से आवश्यक सामाजिक मुद्दों पर भी दृष्टिकोण व्यक्त करना। इसमें क्या नहीं था तो ध्यान ये रखिए कि इसमें क्षेत्रीय मुद्दों को और विवादित मुद्दों को अलग रखा गया था। अब इस बिंदु को ध्यान देते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर जो है दे सकते हैं। यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के अध्यक्षता में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ उसमें से कौन सा बिंदु जो है कौन सा नहीं था। यानी इसमें से एक से अधिक भी उत्तर हो सकता है और कोई एक उत्तर कोई नहीं भी हो सकता है, जिसमें हमने बताया देश के हितों की रक्षा करने वाला या भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा इल्बर्ट बिल विवाद यानी इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट्स के बारे में, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है प्रश्न में। भारतीयों द्वारा हथियार रखने पर कुछ प्रतिबंध लगाना, क्या यह भारतीयों द्वारा हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है? पहला प्रश्न ध्यान रखेंगे, इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाओं को प्रतिबंध करना, ये इससे सही रिलेटेड है या नहीं। अगर आपको पता होगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भारतीय जो है भाषाओं में समाचार पत्र पर प्रतिबंध के लिए लाया गया था 1878 में। तो हमको विचार करना है कि ये पॉइंट इसमें सही होगा अथवा नहीं होगा। तीसरा है यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, यानी भारतीय मजिस्ट्रेट पर जो है अयोग्यता लगा दिया गया था कि वो जो है यूरोपियों का मुकदमा जो है नहीं देख सकते हैं। यानी एक्चुअल में ये प्रोविजन था तो इसके अगेंस्ट में ये प्रोविजन आया। या चौथा है आयातित सूती कपड़ों पर शुल्क हटाना, यानी जो इंपोर्ट कर रहे हैं सूती कपड़ा उस पर जो है शुल्क हटाना। तो अगर हम इसको सही रही तरीके से समझें तो इल्बर्ट बिल विधेयक आया कब? सबसे पहला हमको याद रखना है ये जो विधेयक है इल्बर्ट बिल विधेयक वो 1883 का है, यानी पॉइंट आउट करेंगे 83 का है। ये जो बिल लाया गया था वो वाइसराय रिपन के काल में लाया गया था। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, वाइसराय रिपन यानी रिपन के काल में इस तरह के बिल को लाया गया था।
यानी और यहां पर जो है भारतीय न्यायाधीश द्वारा सत्र न्यायाधीश में मुकदमा चलाया जाएगा, ऐसा इसमें प्रोविजन था। अब इसको पॉइंट आउट करके हम लोग पढ़ते हैं। 1873 में ब्रिटिश प्रजा को भारतीय जो है 1883 में ब्रिटिश प्रजा को भारतीय मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमों से छूट दी गई थी। ये जो है इस समय जो है छूट दी गई थी। मृत्यु या परिवहन से जुड़े मामलों के लिए भी उन पर केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यह भारतीयों के संदर्भ में आया था और इन सब इसी बिंदु पर जो है यानी भारतीय मजिस्ट्रेट इस मुकदमे को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, इसी बिंदु पर जो है इसी संदर्भ में एक इल्बर्ट बिल लाया था जिसको लेकर विवाद हो गया था। तो आपका प्रश्न फिर से एक बार देख लेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित इसमें से कौन सा था? सही उत्तर आप जरूर से कमेंट बॉक्स पे दें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी हम लोग को पॉइंट आउट करना है दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी हमको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड वाले अधिवेशन में जो है कितने जो है यानी मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हम लोग को ध्यान रखना है, पहले 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो है कलकत्ता में सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है सेकंड वाला वो कहां हुआ था? तो ध्यान रखना है कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो है इस समय जो है अध्यक्ष थे। और आपको पता होगा कि एक व्यक्ति जो है एसएन बनर्जी इसमें शामिल हुए थे जो कि पहले राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। और इसी समय जो है लॉर्ड डफरिन जो है उन्होंने जो है एक गार्डन पार्टी भी दिया था जिसमें भी एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। इसमें ध्यान रखना है कि कुल प्रतिनिधियों ने 434 जो है कुल प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि पहला अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। याद रखेगा इसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या टोटल 33 है। और एक पॉइंट और याद रख लेते हैं रिलेवेंट विथ है कि बिहार से संबंधित प्रतिनिधि इसमें कितने हैं? टोटल 31 हैं। क्लियर है? तो अब फिर से प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में क्या पूछे जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम अध्यक्ष मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे? सही जवाब आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। अब आते हैं चौथा प्रश्न पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में यानी 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्लियर है? इसमें 4 ऑप्शन ढूंढना है। तो जो विभाजन की प्रक्रिया यानी शुरू हुई इसके पीछे रीजन क्या है? कांग्रेस आंदोलन की रणनीति के कारण, यानी कांग्रेस जो आंदोलन के प्रति उसकी क्या रणनीति थी इसके कारण क्या यहां पर जो है देखने को मिलता है विभाजन शुरू हुआ। यानी कांग्रेस में विभाजन कब हुआ ये तो हम लोग को पता ही है। कांग्रेस का विभाजन हुआ है 1907 में सूरत में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। क्लियर है ना? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आंदोलन की रणनीति को लेकर जो है यहां पर विभाजन हो गया था। पॉइंट सोच के रखेंगे हम लोग आंसर। दूसरा, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य को लेकर, यानी कांग्रेस जो है आंदोलन का क्या एम रखती है उसको लेकर हुआ था, या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी यानी लोगों का किस प्रकार की भागीदारी होगी उसको लेकर, यानी कौन भाग लेगा कौन नहीं भाग लेगा इसको लेकर चर्चा हुई, या सभी जो है इसमें से उत्तर संबंधित है। तो हम लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसमें हुआ क्या, बिंदुवार तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो मुद्दा है वो है कि इस समय जो है बंगाल विभाजन का जो है प्रस्ताव लाया गया था और स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन है उस बनारस अधिवेशन में जो है पहली बार जो है दरार देखने को मिला। मामला क्या है कि अध्यक्ष पद जो है यहां पर देखने को मिलता है, यानी बनारस अधिवेशन में पहली बार दरार देखने को मिला जिसका परिणति देखा जा सकता है 1907 के अधिवेशन में। और मुद्दा बन गया अध्यक्ष पद को लेकर। और 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। याद रखना है 1907 में कौन से बने हैं? रास बिहारी घोष बने हैं। अब आते हैं पॉइंट आउट समझने का कोशिश करते हैं। अध्यक्ष पद नरमपंथी उदारवादी रास बिहारी घोष को चुनना चाहते थे, जबकि गरमपंथी जो है बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मुख्यतः अगर पॉइंट देखा जाए तो तिलक जो है लाला लाजपत राय को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। दूसरा, यहां पर 20वीं सदी के प्रारंभ में और क्या हुआ? बंगाल विभाजन का विरोध नरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरमपंथी इस पूरे देश में ये आंदोलन को फैलाना चाहते थे। ये इसमें ध्यान रखना है। तीसरा है
यहां पर आपस में विश्वास का अभाव था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में गर्मपंथी और चरमपंथी में विश्वास का अभाव था, यानी एक दूसरे पे बिलीफ नहीं था। दोनों को मानना था कि ये बिगाड़ सकते हैं मामला, चूंकि नरमपंथी का मानना था कि गर्मपंथी जो है जोश में आवेश में आकर कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे क्या होगा कि हमारी बात बिगड़ जाएगी। इसके अलावा है प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत को लेकर 1905 के दौरान जो है स्वागत समारोह को लेकर गर्मपंथियों ने बोला कि इसका विरोध करेंगे, जबकि नरमपंथियों ने कहा कि हम इसका स्वागत करेंगे। इस मुद्दे पर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इस पॉइंट को बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेकर यहां पर क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है। और फाइनली 1907 के अधिवेशन जो है, इसमें नरमपंथी चाहते थे कि इस अधिवेशन जो है, आप गौर कीजिएगा, सूरत में हो, जबकि गर्मपंथी इस अधिवेशन का स्थान नागपुर में करना चाहते थे। और फाइनली 1907 का रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में जो है क्या हुआ, यहां पर मतभेद हो गया और इसी समय सूरत में जो है विभाजन हुआ। तो अब फिर से प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू क्यों हुई? तो इसके पीछे रीजन है कांग्रेस आंदोलन की रणनीति को लेकर। क्या आपको रणनीति में लग रहा है? तो आप उत्तर जरूर दे सकते हैं। कांग्रेस आंदोलन के एम को लेकर, तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं। या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी को देखते हुए, कि भागीदारी को लेकर यहां पर चर्चा हुई, या चारों बिंदु इसमें सही है। जो भी उत्तर आपको सही लगता है बिल्कुल आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है हमारा सूरत विभाजन 1907। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इसी बात में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण था? या सूरत विभाजन के बाद में, यानी 1907 में सूरत विभाजन हुआ, मुद्दा था अध्यक्ष पद को लेकर। आपको पता ही है गर्मपंथी जो है वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रासबिहारी घोष को, याद रखना है 1907 में कौन, रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अब यहां पर है किसका नियंत्रण हुआ 1907 के बाद, गर्मपंथी का, क्रांतिकारी का, नरमपंथी का, समाजवादी का, या कोई नहीं, या कोई उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। तो देखते हैं इसको। अब चूंकि इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको यह देखना है कि गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजन हुआ है। तो गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजन हुआ, इसके बाद से आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1907 के अधिवेशन को उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और अगला अधिवेशन पुनः फिर से दोबारा किया। इसी अधिवेशन को दोबारा आयोजन किया गया, और दोबारा आयोजन में जो है जो रासबिहारी घोष है उनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, किनके हाथों में कांग्रेस की बागडोर हो गई। और अगले पॉलिटिक्स में जो है, अगले आने वाले काल में जो बहुत सारे गर्मपंथी लोग थे, वो गर्मपंथी विचारधारा के लोग या तो राजनीति से संन्यास ले लिए या कुछ को जेल भी हो गया, जिसके कारण युवाओं में जो है उनको कोई नेतृत्व नहीं मिला सही से, और उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया। तो उम्मीद करते हैं सही आंसर आप इसमें से चूज करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है? अभी जस्ट हम लोग पढ़ लिया कि मुस्लिमों की संख्या सेकंड वाले में कितनी थी, याद रख लेंगे। और दूसरा यहां पर प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? नाम है आर.ए. किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खां, जाकिर हुसैन, कोई नहीं उपयुक्त में से, यानी कोई भी नन ऑफ दी है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर कुछ पॉइंट्स को पहले हम लोग समझ लें। एक व्यक्ति है इसमें बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी जो है वो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी? मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। क्लियर है? अब एक बात और याद रखेंगे कि फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग दोनों यानी तीनों मिलकर जो है बंबई के सार्वजनिक जीवन में जो है त्रिमूर्ति कहलाते थे। कौन कौन, याद रख लेंगे फिर से एक बार पॉइंट। बदरुद्दीन तैयब जी, पलश फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, इन लोगों को महाराष्ट्र या बंबई के जो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी है उसके लिए भी इन्होंने काम किया। तो इनको सार्वजनिक जीवन में जो है
त्रिमूर्ति की संज्ञा दी जाती है, यानी इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। कभी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो किनके लिए बोला जा रहा है? बदरुद्दीन तैयब जी के लिए बोला जा रहा है, यानी इनको आप बदरुद्दीन तैयब जी के लिए कहा जा रहा है। हकीम अजमल खां, आपको पता ही होगा कि एक जाने माने जो हैं विशेषज्ञ भी हैं, और भारत के या इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसमें भी उसका योगदान है, और बिहार के राजनीति में भी उस दौर में इनका योगदान है। और ये यूनानी मेडिसिन से काफी जो है कह सकते हैं कि उनके एक विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे हकीम भी लगा हुआ है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं बड़े इंपॉर्टेंट है नेशनल मूवमेंट में, इनको और भी याद रखेंगे। बंबई विधान परिषद के सदस्य बने थे 1882 में। बंबई विधान परिषद के सदस्य कब बने? 1882 में। और लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इनको बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये 1882 से 86 तक जो है बंबई विधान परिषद के सदस्य बने थे। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा 1885 में जब बंबई प्रेसिडेंसी जो स्थापित हुई थी उसमें भी इन्होंने यानी सहायता की। तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम बंबई प्रेसिडेंसी में भी मिलता है, बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना में, यानी बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना में भी इनका नाम उल्लेखनीय रूप से देखने को मिलता है। और एक पॉइंट और इनके लिए याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी के लिए 1902 में न्यायाधीश के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। अब आप जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इनका समझ चुके हैं। अब कुछ और मिसलेनियस जो है हम लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका। तो आप अगर जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम अगर जानते होंगे तो जल्द से जल्द इसमें कमेंट करें आप। अगला प्रश्न, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया। क्या नाम दिया था? यानी गरम दल के नेताओं ने इसे किस प्रकार का नाम दिया? वीरता का नाम। अब प्रार्थना कर रहे हैं, याचिका भेज रहे हैं कहीं पर, या विरोध कर रहे हैं, तो गरम दल के, चूंकि आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो शुरुआत हुआ वो नरमपंथियों ने शुरू किया, आपको पता ही है, जिनको हम लोग उदारवादी कहते हैं। कालांतर में जो है कुछ लोग जो हैं एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हुआ, यानी गरमपंथी गरम दल कहते हैं, और नरम दल और गरम दल आपस में 1907 में सूरत अधिवेशन में बढ़ गए थे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि गरम दल जो है नरम दल के लिए क्या बोल रहे हैं जब वो प्रार्थना उतना भेजते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार के पास अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, तो क्या उनको कहा, यानी उनका विरोध करने के तरीका को क्या कहा? वीरता, भिक्षावृत्ति की राजनीति, भीख मांगने की राजनीति, यह कर्तव्य है, शर्मनाक कृत्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक आंसर। अब आप इसको समझ सकते हैं, एक बार थोड़ा सा हम लोग समझ लें और इसको अच्छे तरीके से। बंगाल का विभाजन जो है एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे अन्य नेताओं का उदारवादियों के कार्य पद्धति से मोहभंग हो गया। क्योंकि उदारवादी का जो कार्य पद्धति था वो चिट्ठी लगाना, अर्जी लगाना, उनका मानना था कि भाई प्रतिरोध होना चाहिए, खुलकर प्रतिरोध होना चाहिए। इसीलिए उदारवादी जो है और उग्रवादी के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। गरमपंथी नरमपंथी पर हमेशा आरोप लगाया करते थे। विभिन्न कार्य योजनाओं के साथ नेताओं के अन्य वर्ग चरमपंथियों का उदय हुआ। बिल्कुल, चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं। अरविंदो घोष एक आदमी है, उस समय के नेशनल मूवमेंट के लीडर, ने उदार कांग्रेस के नेताओं की प्रार्थना याचिका और विरोध के लेकर पद्धति को हमेशा विरोध किया, और उन्होंने राजनीतिक चाटुकारिता या भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी। किसने बोला था? स्टेटमेंट याद रखिएगा, अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने कहा उदार कांग्रेस के नेताओं की जो प्रार्थना है, याचिका है, विरोध करने का जो पद्धति है वो हमेशा क्या है? राजनीतिक चाटुकारिता या भिक्षावृत्ति के तौर पर। अब प्रश्न को आप देख लें फिर से। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध जो की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया? उम्मीद करते हैं उत्तर आपको मिल चुका होगा। अगर सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। 8वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ? यानी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था, यानी ये हम लोगों को देखना होगा। पहला, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय में हुआ। एक पैलेट एक्ट दिया गया, हालांकि ये रॉलेट एक्ट हो सकता है, क्वेश्चंस में गलती लिखा हुआ है, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध के दौरान हुआ।
या असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको जैसा कि पता है स्वदेशी मूवमेंट किस मूवमेंट को कहते हैं, आपको पता ही है। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो बंगाल विभाजन के कारण जो है क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट हुआ। और ये डेट आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्लियर है? तो ये बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो उसी के समय में जो है स्वदेशी मूवमेंट किया गया था। स्वदेशी वस्तुओं का इसमें जो है यानी प्रयोग करने और विदेशी वस्तुओं के बाइकॉट करने पर बल दिया गया। यानी इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता थी इस समय का कि इसमें बहिष्कार मुद्दा था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, यह हुआ कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के सिटी हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। ये पॉइंट हम लोग हमेशा याद रखते हैं स्वदेशी मूवमेंट के लिए कि स्वदेशी मूवमेंट का प्रस्ताव जो है कब रखा गया? 7 अगस्त 1905 को रखा गया था। क्लियर है? जबकि विभाजन कब हो रहा था? 16 अक्टूबर 1905 को, जो पीछे हमने पॉइंट आउट किया भी था, जिसमें लिवरपूल से मैनचेस्टर के कपड़े और नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का दिया गया। यानी उस समय कहां से आयात हो के हमारे यहां नमक और कपड़े आते थे, उस बात को यहां पर किया गया। एक और इस आंदोलन की विशेषता, वंदे मातरम थीम गीत बन गया इसी समय। क्लियर है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में इसी समय के आसपास हुआ है, और नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में इसी काल में हुआ। अब फिर से प्रश्न को देखेंगे। हमारा प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था, कौन से मूवमेंट के दौरान? जबकि हमने बोला स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, चूंकि विभाजन कब होना था? विभाजन 16 अक्टूबर को हो रहा था, जिसको लेकर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चला। यानी स्वदेशी मूवमेंट कब चला? 7 अगस्त 1905 को। अब आप इसमें सही उत्तर को चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा, सेम अभी जस्ट हम लोग चर्चा किया, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है ना, यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। पहला है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर कई ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किया, 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट चला। क्लियर है? 15 अगस्त का डेट वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि आप 15 अगस्त 1906 में जो है का घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में। 16 अक्टूबर को जो है विभाजन का निर्णय की, यानी विभाजन प्रभावी था इस दिन। क्लियर है? तो बंगाल विभाजन को लेकर संदर्भ में थोड़ी पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं। बंगाल को 2 भागों में बांटा जा रहा था। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नए प्रांत की घोषणा की गई जिसमें मुस्लिम बहुलता थी। फिर से याद रखेंगे, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नए प्रांत को, यानी असम ऑलरेडी पहले से 1874 में ही बढ़ चुका था, पहले ही से असम का गठन हो चुका था। मुस्लिम बहुल इलाका को अलग करने का प्रयास था, तथा पश्चिमी प्रांत बंगाल में हिंदुओं की अधिकता, यानी पूर्वी भाग में मुसलमानों की अधिकता और पश्चिमी भाग में जो है हिंदुओं की अधिकता पर बल दिया गया। इसका मतलब फुट डालो और शासन करो की नीति का यहां पर पालन किया जा रहा है। बंगाल विभाजन के दौरान गाया गया प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, आपको पता ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो है यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग को रिकॉल कर लेना है इसको। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू और मुसलमानों ने एकता प्रदर्शित करने का प्रयास किया, एक दूसरे को राखी बांधी, चपातियां बांटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में जब दिल्ली दरबार लगा तो फाइनली 12 दिसंबर 1911 को, डेट याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को चेंज उसी समय किया गया। जो पहले राजधानी कहां थी हमारी भारत की? कलकत्ता, और कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। और 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया, यानी एक नए तरीके से बदलाव आया। तो ये बंगाल विभाजन के खिलाफ में एक्चुअल में एक अरुंडेल कमेटी 1906 में बनी थी स्वदेशी मूवमेंट के बाद, और उसने रिकमेंड किया था कि जो विभाजन किया गया वो सही नहीं है, क्योंकि विभाजन जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण हुआ था। अगला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य दोष था, दोष खोजना हम लोगों को स्वदेशी मूवमेंट का, कि ये किसका समर्थन प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, यानी किसका ये जो है समर्थन नहीं ले पा रहा था। सवर्ण हिंदू, शिक्षित भारतीय, मुस्लिम समूह, कलाकार, लेखक, या कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से
अधिक आंसर होगा। तो हम इसको भी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफिंग करने का प्रयास करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न आयोजन जैसे राखी बांधना मींस राष्ट्रीय एकता का स्थापित करने का प्रयास किया गया। तिलक ने जो है गणपति उत्सव या शिवाजी उत्सव जो पहले ही चल चुका था, आपको पता है 95-97 में हो चुका था, 1895-97 में, है ना। तो ये राष्ट्रवाद के विकास के लिए बड़ी भूमिका थी, है ना। गंगा में डुबकी लगाना आदि को बढ़ावा दिया गया, यानी इस तरह से धार्मिक चीजों का भी इसमें प्रयोग किया गया, जिससे मुस्लिम आबादी इसमें पूरे तौर पर जुड़ नहीं पाई और आंदोलन से अलग हुई। और एक मुद्दा और था कि किसानों का मुद्दा, चूंकि मुसलमान जो थे बहुत सारे वहां पर कृषक समुदाय से बिलोंग करते थे और जमींदार जो है वो हिंदू थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू जो है वहां पर कुछ सांप्रदायिक रंग लग गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक बात और है कि इस समय जो है स्वदेशी मूवमेंट के समय में जो है कुछ मेला त्योहार इन सब चीजों का भी प्रयोग किया गया आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके कारण भी कई मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं इसमें इस आंदोलन में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए। अब प्रश्न को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कमी या लिमिटेशंस या दोष क्या था? क्या करने में, यानी किसका समर्थन प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम नहीं थे? सवर्ण हिंदू, शिक्षित भारतीय, मुस्लिम समूह, कलाकार, लेखक वर्ग, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये ऑब्जेक्टिव क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।